में लेना है, वीडियोस देखना है, नहीं देखना है, इट्स योर चॉइस, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल। जो लोग सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं उनका स्कोर बहुत बढ़ रहा है, उनका डर कम हुआ है प्रीलिम्स का। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 73, which one of the following foreign travelers elaborately discussed about diamonds and diamond mines of India? So actually there is no logic in this question, this is factual question, but there is a Jean Baptiste Tavernier. He was a I think interested in jewelry and these things. So there is in NCERT there is directly heading Jean Baptiste Tavernier jeweler or something, ज्वेलरी से रिलेटेड उसका प्रोफेशन था। तो आपको एनसीईआरटी का वो टॉपिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ओनली यू हैव टू मतलब कि टॉपिक का ऊपर का हेडिंग ही पढ़ना था, राइट। मतलब ट्रिक बताता हूँ आपको, लास्ट डे है, टुमारो इज द एग्जाम, राइट। तो उस दिन आपको क्या करना है, सारे एनसीईआरटीज निकालने हैं, बस हेडिंग्स पढ़ने हैं। 1 2 3 क्वेश्चंस कैन बी उसी से फंस जाएंगे। हेडिंग्स, ऑल द सब्जेक्ट्स हेडिंग्स, मतलब कि हिस्ट्री के हेडिंग, ज्योग्राफी के हेडिंग्स, एवरी सब्जेक्ट हेडिंग्स पढ़ो बस, दैट विल हेल्प यू एटलीस्ट 2 3 क्वेश्चंस मोर। मतलब लास्ट डे विद इन 2 3 घंटे में आप सारे एनसीईआरटी के ऑल हेडिंग्स यू कैन रीड, मतलब कि सारे हेडिंग आप पढ़ सकते हैं और उससे आपका आंसर करेक्ट आ सकते हैं। जैसे फ्रैंकोइस बर्नियर, उसका प्रोफेशन था फिजिशियन, ही वॉज अ फिजिशियन ऑफ दारासिको। तो नेक्स्ट ईयर दे कैन आस्क which one of the following foreign traveler was a physician of Darasico or physician of an Indian empire son, right, like that. तो ऑप्शन शुड बी सेम बट आंसर विल चेंज, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो इस तरीके से आपको डिकोडिंग करना है ऑप्शंस का, कि हाँ ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी के डायरेक्ट हेडिंग से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो दैट इज ऑल्सो, एंड साइड में जो लिखा होता है वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लास्ट डे आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इन द लास्ट डे, डोंट रीड ऑल द एनसीईआरटी। मतलब कि आपने अगर अच्छे से अंडरलाइन किया है तो एक बार देख सकते हैं 1 2 दिन से पहले, लेकिन व्हेन टुमारो इज द एग्जाम, टुडे इवनिंग और टुडे नाइट यू हैव टू डू दिस थिंग्स, कि हाँ ये हेडिंग पढ़ना है, और साइड में जो होते हैं ना शॉर्ट वर्ड, जैसे कि परिव्रजका का डेफिनेशन, दिस टर्म, दैट टर्म, यू हैव टू रीड दैट ओनली, यू विल गेट द गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट उसकी वजह से 3 4, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है मैत्रेया। लेकिन यहाँ पे भी लॉजिक नहीं है, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, बट इन एनसीईआरटी देयर इज समवेयर मैत्रेया कॉमा फ्यूचर बुद्धा ऐसे लिखा है कहीं पे साइड में। तो मैंने बोला ना अभी कि साइड के हेडिंग्स या साइड वाले हेडिंग्स, वो मतलब कि साइड में जो लिखा होता है एनसीईआरटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर है मैत्रेया फ्यूचर बुद्धा। तो इन एडिशन आपको अब क्या करना है, हु इज अवलोकितेश्वरा, हु इज लोकेश्वरा, हु इज पद्मपानी, वो उनके पेंटिंग्स वगैरह कहाँ बने हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको सर्च करनी है, एंड ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट इन माय नोट्स। बट अगर नया कुछ मिलता है तो यू हैव टू सर्च ऑन योर ओन, एंड उससे आपके और चांसेस और नॉलेज बढ़ जाएगा, एंड उससे आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने की संभावना है। तो गेटिंग माई पॉइंट, द पर्पज टू टेक दिस क्वेश्चन इज, अगर ट्रिक भी नहीं है तो एनसीईआरटी से है वो क्वेश्चन, ओके। ट्रिक भी नहीं है तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर है मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? सिस्टम, हाँ, which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance? सब्सिडियरी अलायंस किसको अप्लाई नहीं होता है? तो ऑप्शंस, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन देखो सी में क्या है, टू टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये इसका आंसर है, दिस वाज नॉट द पर्पज। बाकी तीनों में देखो सब्सिडियरी अलायंस, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, आर्मी का है मतलब मिलिट्री पर्पज है। बी में भी देखो, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, ये यहाँ पे भी मिलिट्री पर्पज है, मतलब कि सिक्योरिटी एंड मिलिट्री। डी, टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी और इंडियन स्टेट्स, यहाँ पे भी ये है, मतलब कि किसी के ऊपर राज करने वाला स्टेटमेंट है। लेकिन सी में क्या है, टू सिक्योर फिक्स इनकम, ये सिर्फ कमर्शियल वाला स्टेटमेंट है। तो ऐसे भी आपको सोचना है, अगर आपने पढ़ा है तो बेटर एंड गुड, लेकिन हाँ यार, मतलब कि ए बी एंड डी में किसी के ऊपर कमांड कर रहे हैं, किसी के ऊपर मतलब कि राज करने का उनका ये है कि हाँ इसको कमांड करना है, इसके ऊपर राज करना है। जैसे कि मेंटेनिंग द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, मतलब कि
दूसरों से पैसे ले लो और खुद की आर्मी को मेंटेन करो, राइट। तो लेकिन सी में ओनली फिक्स इनकम है, तो दैट वाज नॉट द पर्पज। तो ए बी डी इज डिफरेंट पर्पज एंड सी इज डिफरेंट। ए बी डी सिमिलर पर्पज है किसी के ऊपर कमांड करने का, लेकिन सी बस इनकम कमर्शियल कॉज, तो इसलिए इसका आंसर सी। अदरवाइज ये सब्सिडियरी अलायंस वेरी फेमस लॉर्ड, तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आपको पढ़ना है अब, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ऑप्शन में आया। मे बी इन 2022 यू विल गेट द क्वेश्चन अबाउट लॉर्ड वेलेस्ली इन डिटेल। तो आया था लॉर्ड वेलेस्ली के इस पे 2020 में कि विलियम्स, फोर्ट विलियम्स कॉलेज क्यों लॉर्ड वेलेस्ली ने क्यों स्टार्ट किया, राइट। तो मतलब रिपीट होता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में मेरे नोट्स में आपको पूरा एक पेज मिलेगा या आधा पेज, ऐसे जिस जिसका नाम है, जिस जिस गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, लीडर्स वगैरह, जिन जिन के नाम नोट्स इसमें आते हैं ना क्वेश्चन पेपर में, वो मेरे नोट्स में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, which of the following led to the introduction of English education in India? Which among the following led to introduction of English education? देखो मैंने ऑलरेडी बोला है, थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, अगर दो वर्ड है और एंड वर्ड आ गया, देखो ओरिएंटल एंड एंग्लिसिस्ट, कॉन्ट्रोवर्सीज है, ठीक है, मतलब कि वो आगे है, लेकिन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट सिमिलर टाइप दो वर्ड, मैंने बोला था सिमिलर टाइप दो वर्ड अगर एंड से जोड़े हैं तो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है, ना कि एंड अगर सेंटेंस में कहीं यूज किया है कंजंक्शन वगैरह के लिए, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे पर टिपिकल वर्ड्स है, देखो ओ कैपिटल है, ए कैपिटल है, मतलब कि कुछ ऐसी सटीक टर्म है, इसलिए, और सिमिलर भी है, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। समझ में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर है 3 तो करेक्ट होना चाहिए, इसलिए सी एंड डी में से आंसर है। तो 1 and 3 डेफिनेटली करेक्ट है। तो बस आपको 2 पढ़ना है, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। तो देखो एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब किस भाषा में मीडियम क्या होगा, तो उतना तो आपको पता होता है कि हाँ इंस्ट्रक्शन मतलब मीडियम के बारे में बात है, तो इसलिए इसका आंसर है डी 1, 2 एंड 3। तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी है, कुछ चीज़ें ट्रिक से निकलेगी और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। एंड अब आपको क्या करना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यहाँ पे ऑप्शन में आ गया, यू हैव टू सर्च अबाउट दैट एक्ट इन डिटेल कि क्या क्या उस एक्ट में क्या क्या हुआ था, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द मतलब कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो यू विल गेट दिस थिंग्स इन माय नोट्स, मतलब कि जो भी चार्टर एक्ट आया, कोई भी एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1990 का था, 1935, एवरीथिंग यू विल गेट इन माय नोट्स, राइट। तो इसलिए इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक। तो देखो थोड़ा सा ये स्टैटिक है, लेकिन आपको पता चलेगा नाम से, नेम से पता चलेगा कि देखो कोडई कनाल। अभी कनाल, कनाल कभी नेचुरल नहीं हो सकता, कनाल आदमी ही बना सकता है, राइट, मतलब कि इट शुड बी मैन मेड डेफिनेटली। लेकिन बाकी नेम्स में देखो कोल्लेरू, नैनीताल, रेणुका, उसमें कनाल वगैरह, कनाल वगैरह वगैरह वर्ड नहीं है। तो ए क्या है, कोडई कनाल, मतलब कि कनाल वर्ड आया है, तो उस लॉजिक से ये करेक्ट हुआ था, मतलब कि लोगों का कि हाँ कनाल, कनाल मतलब। और यूपीएससी ने भी इसीलिए दिया है आपको, यूपीएससी डोंट वांट टू चेक कि आपको कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, इतना फैक्ट्स कौन याद रखेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो कोडई कनाल, कनाल वर्ड आया तो इट शुड बी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लेक ऑप्शंस में पूछा है, इन्होंने ऐसे पूछा है क्या, हाँ जोड़ी लगाओ, कोडई कनाल तमिलनाडु, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल, ऐसे जोड़ियां नहीं पूछी, क्योंकि ये याद नहीं रख सकते, लेकिन कनाल की वजह से, आर्टिफिशियल लेक कनाल वर्ड की वजह से करेक्ट है, इसलिए ए ऑप्शन है। तो अब आपको क्या करना है, कोल्लेरू कहाँ है, करेक्ट तो है ये, कोल्लेरू आंध्रा में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है, ब्रैकिश वाटर है या मतलब कि कौन से वाटर का है, किस नदी, कौन सी रिवर उसके पास से जाती है, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको सर्च करनी है, एंड दैट इज एडेड इन माई नोट्स, दैट इज द पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, व्हाट इज द करेक्ट, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मैंने ऑलरेडी बोला है, मिनिस्ट्री का नाम अगर ऑप्शंस में आता है तो डेफिनेटली रॉन्ग, इसलिए ए एंड डी एलिमिनेटेड, ए एंड डी एलिमिनेटेड, तो बी एंड सी में दोनों में टू ऑप्शन तो ऑलरेडी है। तो पढ़ना है तो पढ़ो, मैं पढ़ लेता हूँ, इट अमंग अदर थिंग्स, देखो इट अमंग अदर थिंग्स मतलब कि वन ऑफ द टाइप हो गया, इट अमंग अदर थिंग्स। तो आप याद रखना, अमंग अदर थिंग्स भी आया ना, मतलब कि अनेक अनेक चीज़ों में से एक ये भी है,
will also impart training in soft skills, entrepreneurs, financial and digital literacy. मतलब कि it among other things या वन ऑफ द एम ऐसे टाइप का ऑप्शन हो गया, इसलिए टू इज करेक्ट। और वैसे भी ऑप्शन में तो दोनों में है, बी एंड सी में। अभी थ्री देखो, इट एम्स टू अलाइन द competencies of unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework। इट एम्स, मैंने बोला है एम वर्ड अगर आता है तो डेफिनेटली करेक्ट, इसलिए सी आंसर है 2 and 3 ओनली, क्योंकि एम, मिशन, विजन वगैरह करेक्ट होता है। लेकिन मोटो वगैरह, मोटो अगर मोटो का मोटो मतलब मोटो का फ्लैगशिप मतलब कि टैगलाइन अगर आता है ना तो वो उसके बारे में अलग लॉजिक है, टैगलाइन को अप्लाई नहीं होता है। टैगलाइन डिफरेंट मतलब कि रॉन्ग देते हैं यूपीएससी जनरली टैगलाइन, या व्हाट वाज द स्कीम ऑफ दिस ईयर्स एनवायरनमेंट डे, दिस दैट, जानबूझ के गलत देता है यूपीएससी। लेकिन एम, मिशन, विजन, हेल्प्स, इनेबल्स, इम्प्रूव ऐसे अगर वर्ड होते हैं ना तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होते हैं, इसलिए 2 and 3 ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। देखो स्वराज्य सभा, देखो बी ऑप्शन में हिंदू महासभा, हिंदू ओनली, हिंदू को हिंदू हिंदू लोगों का है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए वो तो नहीं हो सकता। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, साउथ ओनली साउथ इंडिया, मतलब कि एक टिपिकल एरिया है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ओनली एक सोसाइटी, ऐसे तो नहीं हो सकता है कि हाँ। लेकिन ए ऑप्शन देखो, ऑल इंडिया, ऑल वर्ड आ गया, ऑल इंडिया होम रूल लीग, पूरे इंडिया को कवर किया इसने, तो इसलिए इसका आंसर है ए। लेकिन ये महात्मा गांधी के विकिपीडिया पेज में ये है, मतलब कि वो महात्मा गांधी जी ने उसका होम रूल लीग का नेम स्वराज सभा किया था। मतलब आपको मैंने बोला ना लीडर्स के नाम सर्च करने का फायदा क्या होता है, विकिपीडिया में जो एक्स्ट्रा चीज होती है ना वो मिलती है, अदरवाइज दिस इज नो वेयर इन द बुक्स, नो वेयर इन एनी बुक। बाद में ऐड किया सब लोगों ने, लेकिन उस टाइम नहीं था। लेकिन जिसने विकिपीडिया का महात्मा गांधी का पेज पढ़ा था, ही कुड आंसर दिस क्वेश्चन एज पर माई नॉलेज। तो ऑल इंडिया भी है वर्ड, क्या है ऑल इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया का है। लेकिन बी में हिंदू है, साउथ इंडियन है, यहाँ पे डी में ओनली सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक टिपिकल सोसाइटी थी, लिमिटेड पीपल थे। लेकिन ये ऑल इंडिया होम रूल, और आगे से होम रूल, स्वराज मतलब होम रूल, राइट, मीनिंग भी मैच हो रहा है ना, स्वराज्य एंड होम रूल। मतलब कि होम रूल को भी मैंने अंडरलाइन किया है, स्वराज्य मतलब कि ये लोकमान्य टिलक का भी था, तो उनका एक टॅगलाइन था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, इन मराठी। तो मतलब कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट, ऐसा उनका टैगलाइन था। तो थोड़ा भी आपको क्लिक हुआ ना, हाँ ये लोकमान्य तिलक के बारे में है, और ही वॉज, स्वराज्य उनका बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो उससे भी ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। अभी ये देखो, यहाँ पे तो आपको पता ही होना चाहिए, यू एटलीस्ट यू मतलब कि एलिमिनेट करो, या आपको पता होना चाहिए कि दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको स्वामी दयानंद, आर्य समाज, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये सारे लोगों के बारे में सर्च करके रखना है, क्या पता नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाएगा। और कौन कौन सी चीज़ कब हुई थी, मतलब कि उनकी उनकी डेट भी आपको लिख के रखनी है, डेट या एटलीस्ट ईयर, मतलब कि दीनबंधु मित्रा किस साल में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो आनंद मठ लिखा था वो कब हुआ था। अभी देखो स्वराज, नेक्स्ट ईयर यूपीएससी कैन आस्क, पेयर्स लगाओ, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, दीनबंधु मित्रा नील दर्पण, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा अर्लीस्ट हुआ, सेम क्वेश्चन को डाल के यूपीएससी एक या दो को गलत करके मतलब ऐसे दे सकते कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आर्य समाज करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती आनंद मठ करेंगे, और बाकी दोनों करेक्ट रखेंगे। तो आपको पूछेंगे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। तो इस तरीके से वर्क करता है यूपीएससी कि हाँ ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन लोगों ने कितना दिमाग में डाला है, दैट इज द ओनली थिंग। ओके, इसका आंसर हो गया दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग Which of the following is possible consequence of heavy sand mining in river bed? heavy sand mining से क्या होगा, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन है डिक्रीज्ड सलाइनिटी, मतलब कि सलाइनिटी डिक्रीज होगी, ये तो अच्छा है, फिर सैंड माइनिंग करवा दो। लेकिन सैंड माइनिंग पे क्यों क्यों मतलब कि बैन है, क्योंकि वो डिट्रीमेंटल है इन्वायरमेंट को, इतना तो हमें पता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, डिक्रीजिंग सलाइनिटी, अगर सलाइनिटी कम होगी तो अच्छी बात है, क्यों बैन करे फिर, इसलिए वन इज रॉन्ग, बिकॉज इट इंक्रीजेज द सलाइनिटी, राइट, मतलब कि एक्चुअली फायदा नहीं है
सैंड माइनिंग का नुकसान है, इसलिए 1 इज रॉन्ग। 2 एंड 3 देखो कैसे, पोल्यूटिंग द ग्राउंड वाटर, पोल्यूशन करता है सैंड माइनिंग। 3 लोअरिंग द वाटर टेबल, ये भी नुकसान का स्टेटमेंट है, मतलब कि 2 एंड 3 इज द आंसर। तो आपको वो भी पता होना चाहिए दिए हुए क्वेश्चन में कि कौन से स्टेटमेंट में फायदे की बात हुई है, कौन से में नुकसान की बात हुई है। मैंने ऑलरेडी बोला है आपको बहुत बार, मतलब कि क्वेश्चंस अलग है तो भी लॉजिक तो सेम रहता है, राइट। मतलब कि हाँ, बेनिफिशियल वाले स्टेटमेंट, नुकसान वाले स्टेटमेंट, लाइक दैट। इसलिए इसका आंसर है 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स, देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लो डायरेक्ट। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, एनी वर्ड आ गया, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल, 2 इज रॉन्ग, देयरफॉर ए एंड डी एलिमिनेटेड, तो बचा बी एंड सी, तो 3 इज डेफिनेटली करेक्ट। क्या है, इरिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सलाइनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड्स। कैन वर्ड आ गया, सम वर्ड आ गया, देयरफॉर दे आर नॉट एक्सट्रीम वर्ड्स, देयरफॉर 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है। अभी 1 क्या है, ए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस, देखो ड्रास्टिकली जानबूझ के वर्ड डाल दिया आपको हिंट देने के लिए, इसलिए 1 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो 1 रॉन्ग है, तो इतना ड्रास्टिकली वाला भी लॉजिक आपने अप्लाई किया ना, तो भी डायरेक्ट आंसर आ रहा है बी, 3 ओनली। एंड इन एडिशन आप 2 में भी चेक कर सकते हैं, हाँ यार इसमें भी ए नहीं आया तो वो भी रॉन्ग होना चाहिए। मतलब कि आप दोनों सारे स्टेटमेंट में जितने जितने में लॉजिक लगा के सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा, हाँ दिस इज डेफिनेटली। तो आप वहीं पे मतलब कि आ सकते डिसाइड करके कि हाँ इतने तो मेरे डेफिनेटली करेक्ट होंगे लॉजिक वाले, ये वाले लॉजिक थोड़े कंफर्म लगाया है, कुछ लॉजिक्स कंफर्म नहीं है तो थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में लॉजिक बहुत सटीक लगते हैं। तो ऐसे 20 में से 15 तो आपके डेफिनेटली करेक्ट होंगे, 4-5 गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके 30-35 को आंसर नंबर्स बढ़ ही जाएंगे डेफिनेटली, राइट। तो 83 क्वेश्चन, द पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies emerged at। अभी देखो यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन में ही हिंट दिया है, क्या है, यूएन, यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है। तो बी एंड सी में यूनाइटेड नेशन की बात हुई है, ए एंड डी में यूनाइटेड नेशन वर्ड आया है क्या, नहीं है, इसलिए ए एंड डी इज नॉट डेफिनेटली नॉट करेक्ट, डेफिनेटली बी एंड सी है, बी एंड सी है, राइट। तो अभी बी और सी में से आंसर है। तो अभी मैंने बोला आपको, मैंने ऑलरेडी बोला कि क्लाइमेट चेंज वर्ड आता है तो करेक्ट होता है, लेकिन कब, एक्सप्लेनेशन में ना कि नेम में, ये कन्वेंशन का नेम है, द यूनाइटेड नेशन, सी ऑप्शन, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 पेरिस। तो ये क्या होता है ना, क्लाइमेट चेंज वर्ड कहाँ करेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अगर कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ इफेक्ट है या कुछ रीजंस है वगैरह, ये नेम में क्लाइमेट चेंज आया तो वो लॉजिक मत लगाना। तो अब बी एंड सी में से क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड आए देखो, यूएन मैकेनिज्म से अब हमने बी और सी में से आंसर है वो निकाल दिया। ग्रीनर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, ग्रीनर, ग्रीनर एंड इंक्लूसिव, ग्रीनर वर्ड की वजह से सस्टेनेबल वर्ड आ गया, यानी इंक्लूसिव इकोनॉमी डेवलपमेंट वर्ड आ गया। मतलब कि क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए हैं, तो ग्रीनर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमीज, क्लाइमेट चेंज में तो ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा नहीं मैच होता है, लेकिन बी ऑप्शन में देखो ग्रीनर मतलब सस्टेनेबल वर्ड, तो मतलब कि क्वेश्चन में जो वर्ड दिए हैं वो आपको क्लिक होना चाहिए कि ऑप्शन में किसके साथ ज़्यादा जाते हैं। ग्रीनर मतलब सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमीज मतलब डेवलपमेंट, इसलिए बी इज द आंसर। तो ऐसे आपको आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस, मैंने ऑलरेडी बोला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के सारे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 ऑप्शंस आप खुद पढ़ सकते हैं, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड हमें दिए हैं 3 स्टेटमेंट्स, तो 2 पढ़ो पहले। बैरन आइसलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार, देखो यहाँ पे 140 किलोमीटर सटीक डिस्टेंस दिया है और दिशा भी दी है, जानबूझ के उल्ट, मतलब कि ऐसे बोल सकते थे राउंड अबाउट इतना, या अबाउट 140 किलोमीटर, अबाउट लिखा है, लाइज अबाउट 140 लिखा है, लेकिन दिशा भी दी है, मतलब कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट बोला है 140, एंड दिशा भी दी है ईस्ट, ना कि ईस्ट, वो मतलब कि शायद वेस्ट में है, और ऊपर से ग्रेट निकोबार, मतलब कितनी फैक्ट आपको याद रखनी, 140 किलोमीटर भी है, ईस्ट की तरफ भी है, ग्रेट निकोबार के ईस्ट को है, इतने सारे फैक्ट आपको के याद करने, इसलिए 2 इज रॉन्ग, 2 रॉन्ग है तो 3 बाद में 3 पढ़ो।
The last time of Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained intact since then. देखो इस स्टेटमेंट से भी आप आंसर कर सकते हैं क्या कि पहला स्टेटमेंट क्या है, बैरन आइसलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। अगर ये हमने करेक्ट माना कि हाँ कि इंडियन टेरिटरी के बारे में ये है कि एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, द लास्ट टाइम इट बैरन आइसलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991, मतलब कि 1991 में लास्ट इरप्ट हुआ था एंड इट हैज़ रिमेन्ड इंटैक्ट सिंस देन। अगर इतने दिनों से वो इंटैक्ट है तो एक्टिव वोल्केनो कैसे कहलाएगा? इसलिए 3 इज रॉन्ग एंड 1 इज डेफिनेटली करेक्ट, राइट? इसलिए 1 ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज, राइट? तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा तो एक्चुअली ये एनसीईआरटी में है, राइट, डायरेक्टली, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि इन द न्यूज, मतलब कि यूपीएससी आपको बेवकूफ़ बनाती है कि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन डाल के लिखती है इन द न्यूज़, और हम बोलते अरे यार 70 क्वेश्चन आए न्यूज़ से, 70 क्वेश्चन आए न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से। इट इज़ नॉट लाइक दैट। 30 के अराउंड क्वेश्चन रहते हैं जो प्योर करंट रहते हैं, लेकिन बाकी कहीं ना कहीं स्टैटिक में, एनसीईआरटी में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कवर हुआ होता है। तो देखो मैंने ऑलरेडी बोला कि हाँ बी वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़ लो, इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज। मतलब कि अगर बायोडाइवर्सिटी की बात हुई ना, हाँ ये देखो पहले में क्या है, इट एक्सट्रैक्ट्स इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। अगर कॉस्मेटिक में यूज हो रहा है तो वो न्यूज में क्यों आएगा? मतलब कि यहाँ पे यूज वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि ए एंड सी दोनों में यूज है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ए एंड सी दोनों में, दोनों तो आंसर दिए नहीं है, मतलब कि यूज्ड वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, राइट? तो बी में क्या है, इट टेंड्स टू। तो और एक लॉजिक में बोलता हूँ जो मुझे बाद में याद आया, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया मैंने, इट टेंड्स टू। तो जैसे मैंने बोला ना, इट हेल्प्स, इट इम्प्रूव्स, इट इनेबल्स, तो इट टेंड्स टू ऐसे अगर स्टेटमेंट में कहीं पे भी आता है ना इट टेंड्स टू, तो वो स्टेटमेंट भी डेफिनेटली करेक्ट है, ऐसा आप मान के चलो। इट टेंड्स टू मतलब कि जस्ट ट्रेंड दिया है, वो ट्रेंड देते हैं उस स्टेटमेंट में, राइट? इसलिए बी इज द आंसर। वैसे एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन कवर है, लेकिन ए में क्या है, कॉस्मेटिक में यूज होता है, तो न्यूज में क्यों आएगा? सी में क्या है, इट इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड में यूज होता है इसलिए न्यूज, ये न्यूज में आने का क्या रीजन है? लेकिन बी में क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस करता है, तो बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस कर रहा है तो न्यूज में आएगा क्योंकि इट इज अ कंसर्न, इसलिए बी इज द आंसर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ तक 86 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए, और 2-3 घंटे बाद एक वीडियो आएगा, पूरा 18 का क्वेश्चन पेपर खत्म करेंगे, और टुडे इटसेल्फ वी विल स्टार्ट 2017 क्वेश्चन पेपर एट इवनिंग, राइट? व्हाट माई पॉइंट। थैंक यू, गुड, थैंक यू। पढ़ते रहो, और नोट्स वगैरह अगर नहीं लिए हैं, नहीं पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के पुराने वीडियोस भी देखो, 1-2 बार देखो, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू, बाय।